नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत उस खबर के साथ जिसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना करतूत सामने ला दी। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से है। आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हैं। आतंकवादियों ने राजौरी जिले के डेरा की गली इलाके में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, सेना की गाड़ी पर हमला किया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है क्योंकि इस इलाके में अभी कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने को लेकर आशंका की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजौरी में कल आतंकवादियों की तरफ से घात लगाकर कह सकते हैं आप कि सेना को निशाना बनाया गया, घात लगाकर सेना पर हमला किया गया। सेना की गाड़ी जिसमें जवान जा रहे थे उसी पर अटैक किया गया है और इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं, 3 जवान घायल हैं। और इस बीच कुछ और जानकारियां आपको देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आखिरकार राजौरी में क्या हुआ है। ये जानकारी मैं बड़ी स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आई हूं। राजौरी में अभी तक हुआ यह है कि सेना की 2 गाड़ियां थी जो जा रही थी आगे पीछे और इसी पर आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 4 सैनिक शहीद हो गए हैं, 3 जवान घायल हैं। और ये जो हमला आतंकवादियों की तरफ से किया गया सेना की गाड़ियों पर, कल दोपहर 3:45 पर यह हमला हुआ था। इलाका था डेरा की गली। इसी डेरा की गली इलाके में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। अब इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि आशंका बनी हुई है कि कुछ और आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर जहां पर हमारे सहयोगी अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मौके से अजय बाचलू की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। बता दूं यहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रही थी और इन सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ रीइंफोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था। और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियां यहां पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया जिनमें से एक वाहन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इन्हीं वाहनों में जो जवान सवार थे उन्हें निशाना बनाया गया जिसमें से 3 जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है जबकि 3 अन्य जवान जो हैं वो इस समय जो है घायल हैं जिनका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है। तो एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस वाहन की देख रहे हैं। ये देखिए साक्ष्य किस तरह से वो गोलियां जो आतंकियों द्वारा दागी गई वो यहाँ सामने स्पष्ट आपको सामने शीशे पर दिखाई देंगी। यही वो वाहन है जिसे अब टो करके यहाँ लाया गया है। और फिलहाल इस घटना के बाद लगातार यहाँ पर जो है सेना की तरफ से ऑपरेशंस तेज किए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो है सेना उन छिपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशंस कर रही है। आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक का पूरा लेखा जोखा आतंकवादी घटनाओं को लेकर जो सामने आ रहा है वो जान लीजिए आप। अभी तक इस साल जम्मू कश्मीर में 69 जो हैं वो आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 85 आतंकवादी मार गिराने में हमें कामयाबी मिली है। लेकिन इसके लिए हमारे 33 जवानों ने शहादत दी है और साथ ही 11 नागरिकों की भी अब तक मौत हुई है इस साल जम्मू कश्मीर में इन्हीं आतंकवादी घटनाओं की चपेट में आकर। तो ये जो पूरा इलाका है अब यहाँ इस इलाके में राजौरी वाले इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने अब से कुछ देर पहले इस इलाके में पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जिन आतंकियों ने गुरुवार को सेना के काफिले को निशाना बनाया, सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया, उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर व्यापक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। हम इस समय राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में है और तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर कि किस तरह से यहाँ पर छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए
व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये सर्च ऑपरेशन न केवल यहाँ इस सड़क पर बल्कि डेरा की गली के जो घने जंगल हैं वहाँ भी चलाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर रीइंफोर्समेंट टीम्स जो हैं वो भेजी जा रही हैं। और ये गश्त सेना न केवल पैदल बल्कि हमने देखा कि जो आधुनिक वाहन है सेना के पास वो भी यहाँ पर प्रेस किए गए हैं। बता दूं कि गुरुवार को इसी इलाके में सेना को ये सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक तलाशी अभियान चलाया गया और उसी तलाशी अभियान में हिस्सा लेने के लिए जब कुछ आतंकियों को भेजा गया था, कुछ सेना के जवानों को उन आतंकियों को ढूंढने के लिए भेजा गया था, तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं उन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बाद लगातार यहाँ पर आतंकियों को ढूंढने के लिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर सेना जो है वो यहाँ पर उन आतंकियों को ढूंढने के लिए कि चप्पे चप्पे में तलाश कर रही है, ये आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप डेरा की गली जो कि पुंछ और राजौरी का बॉर्डर है वहाँ से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर सेना यहाँ छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए तैयारी कर रही है और किस तरह से यहाँ पर इस ऑपरेशंस में जो है भाग लेने के लिए सेना के जवान जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। तस्वीरें राजौरी और पुंछ से हैं जहां आतंकियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल जा रहे हैं और लगातार इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो पूरे राजौरी और पुंछ में राजौरी और पुंछ से दिखाई दे रही हैं, जहां पर सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढूंढने के लिए एक बड़ा व्यापक तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं इन जंगलों में, ताकि उन आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जा सके जिन्होंने देश के लिए खतरा पैदा किया और यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एडिटर एबीपी न्यूज आशीष सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं पुंछ से, ग्राउंड जीरो से अजय बाचलू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अजय बाचलू के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं अजय बाचलू से कि आखिरकार ग्राउंड से इस वक्त नया अपडेट क्या मिल रहा है। अजय, हाँ देखिए रोमाना, अगर मैं अपडेट की बात करूं तो उस अपडेट में ये जंगल आपको दिखाए देंगे जो मेरे पीछे यहाँ डेरा की गली के ये घने जंगल हैं। अपडेट ये है कि सेना की तरफ से लगातार इन जंगलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि इन जंगलों को खंगालना अपने में चुनौती है। इन जंगलों की भूगोलिक स्थितियाँ अपने आप में चुनौती है। इन जंगलों में जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर के साथ साथ यहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं, प्राकृतिक गुफाएँ हैं, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और शायद यही एक वजह है कि सेना जो ये ऑपरेशन चला रही है बड़ा फूंक के कदम रख रही है। बता दूं, इस घटना के पीछे एक मकसद ये भी माना जा रहा है कि पिछले करीब 1.5 साल से यहाँ पर करीब 25 से 30 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है सेना ने, चाहे वो एलओसी हो जो कि मेरे पीछे का इलाका है, या वो हिंटरलैंड हो, अंदरूनी इलाका हो। तो इससे भी घबराए हुए हैं आतंकी और लगातार जिस तरह की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के बाद राजौरी और पुंछ को आतंकी भट्टी में झोंका जाए, उसको रोकने के लिए जो यहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आतंकी बौखलाए हुए हैं। और शायद यही वजह है कि इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हमने यहाँ राजौरी और पुंछ में देखा कि किस तरह से आतंकी इस तरह सुनियोजित ढंग से टारगेट कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, और सुरक्षा बल भी इन्हें ढूंढने में कोई कोताही नहीं कर रही है। जिन 25 से 30 आतंकियों का मैंने नाम लिया रोमाना, बता दूं उसमें से 2 टॉप कमांडर जिनमें कौरी भी शामिल है जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था, आईईडी में एक्सपर्ट था और यहाँ पर भेजा गया था खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पर जो है युवाओं को आतंकी भट्टी में जो कि उसको भी मार गिराया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जहाँ सेना यहाँ तेज कर रही है अपने ऑपरेशंस इस इलाके में, न केवल आतंकियों को खत्म करने की बल्कि आतंकियों के जो पनेगार हैं, जो यहाँ OGWOs है, उस नेटवर्क को भी तोड़ने में, जिस तरह से आतंकी यहाँ पर लगातार नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उसको तोड़ने में जिस तरह से सेना काम कर रही है, कहीं ना कहीं
कहीं ये बौखलाहट है जिसका नतीजा हमने गुरुवार को देखा। जी। और लगातार इन जंगलों में न केवल राजौरी बल्कि पुंछ और आसपास के सारे जंगलों में यहाँ व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि किसी सिविलियन को चोट ना आए, एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि कोई नागरिक इसमें ना फंसे, एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि और ज्यादा सेना को जो है वो क्षति ना हो। इसलिए इन जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, काफी व्यापक ऑपरेशन है, सुरक्षा बल मिलकर चला रहे हैं और निशाने पर हैं वो आतंकी जो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। रोमाना, तो सुरक्षा बल ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जो चला रहे हैं बहुत ही संवेदनशील अंदाज में, जिसकी जानकारी यहाँ पर अजय बाचलू दे रहे थे। आशीष सिंह का रुख करती हूँ। और आशीष, आप प्लीज बताइए ये कि अभी तक सेना की तरफ से ये जो आतंकवादियों ने एक तरीके से घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया, सेना के वाहनों को निशाना बनाया, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी साझा की गई है? और साथ ही जो 3 जवान हमारे घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या कहा जा रहा है सेना की तरफ से? आशीष। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, किस तरह से ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में ज़्यादा डिटेल्स देना सही भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने कई बार रिसेंट पास्ट में इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं, इस तरह के टेरर ऑपरेशन देखे हैं। जब जो इन्फॉर्मेशन अगर ऑनगोइंग ऑपरेशन में बाहर जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवादियों को भी मदद करती है। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं हम दर्शकों को अभी कि ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी के अलग अलग यूनिट्स को अभी लगाया गया है, ताकि जो कोम्बिंग ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा सके और इन आतंकवादियों को जिन्होंने एम्बुश किया था, तो ये मतलब साफ है कि छुपकर वार किया था, उन्होंने वेट कर रहे थे। 2 गाड़ियां थी आर्मी की, एक तो 2.5 टन जिसे कहते हैं, यानी कि एक बड़ा ट्रक और एक जीप, दोनों पर एम्बुश लगाकर घात किया था और वो वापस छुप गए हैं उन्हीं जंगलों में, जिसका जिक्र और तस्वीरें अजय बाचलू कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिरकार हम देखेंगे ऑफ लेट एक टैक्टिक्स में परिवर्तन हुआ है आतंकवादियों द्वारा। एम्बुश वाली घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। पहले इस तरह से एम्बुश की संख्या कम हुआ करती थी। जनरली हम नक्सल ऑपरेशंस में इस तरह से देखते थे कि नक्सलवादी ज्यादा एम्बुश करते हैं, लेकिन अभी ये छुपकर घात करना आतंकवादियों का एक नया पैटर्न देखने मिल रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन है जिस तरह से बड़ी तादाद में एलिमिनेट किए गए हैं टेररिस्ट, उनकी फंडिंग बंद की है एनआईए के रेड से लेकर ऑन ग्राउंड ऑपरेशन तक में। तो इस तरह के 2-4 टेररिस्ट मिलके वो एम्बुश लगाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक क्विक पॉइंट जरूर कहूंगा कि जो पिछले साल भर में हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ दिनों से ज्यादा का समय नहीं लगेगा इन आतंकवादियों को ढूंढकर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को कुछ और जानकारियां दे देते हैं कि अभी तक इस साल अगर बात की जाए आतंकवादियों के निशाने पर जम्मू किस रूप में आया है, ये समझिए आप। इस साल क्या हुआ है अभी तक जम्मू का ये राजौरी पुंछ वाला इलाका, यहाँ 24 आतंकवादी इस इलाके में मारे गए हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल 23 जवान शहीद भी हुए हैं और आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की मौत। ये जो लेखा जोखा है वो जम्मू वाले इलाके का, मतलब ये राजौरी पुंछ वाले जो इलाके हैं वहां का ये पूरा आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे कर्नल दानवीर का रुख करते हैं और जरा जानते हैं कर्नल दानवीर से, क्योंकि कर्नल दानवीर आपने इन इलाकों में सर्व किया है, आप इन इलाकों के शायद चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से ये जम्मू वाला इलाका, ये राजौरी पुंछ ट्विन सिटीज एक तरीके से जिन्हें कहा जाता है, वो इलाका मुफीद सा नजर आता है इन आतंकवादियों के लिए और यहां पर ये गतिविधियां बढ़ती हुई? देखिए, वैली फ्लोर से आतंकवाद अब इस तरफ शिफ्ट हो गया है, राजौरी पुंछ और जम्मू रीजन में। इसका एडवांटेज पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो टेक्टिकल एडवांटेज आतंकवादियों को दिलवा सकता है अगर वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करा देता है उनको तो, और साथ के साथ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है कि सरहद बिल्कुल नज़दीक लगी हुई है। हमने ये देखा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर और पिछले बीते कुछ दिन में भी 3 सेना के अधिकारी भी मारे गए और ये बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस चल रहे हैं। जैसा आपके रिपोर्टर बता रहे थे, वो टेरेन दिखा रहे थे कि कितना मुश्किल है, जंगल है, पहाड़ी है, तो वहाँ पे छुपना बहुत आसान है। इसी वजह से आतंकवादियों को यहाँ पर टेक्टिकल एडवांटेज मिलता है। और जो आपने सोल्जर्स दिखाए आपके जो फुटेज में, उनके हथियारों के प्रोफाइल से
ये है कि वो स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय बहुत ही संजीदगी से यहाँ पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अब भारतीय सेना के लिए यहाँ पर जो टेक्टिकल एडवांटेज जो भारतीय सेना के लिए अभी जो आने वाले समय में आएगी वो तब होगी जब यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी। जब बर्फबारी हो जाएगी तो पीर पंजाल और ऊंचे वाले इलाकों से मजबूरन आतंकवादियों को नीचे आना पड़ेगा, और जब ये नीचे आएंगे तब भारतीय सेना के ऑपरेशंस में और मजीद शिद्दत देखने को मिलेगी, जिससे हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये इस तरीके से पैन आउट होगा। ये भी बात याद रखें कि ये एम्बुश एक चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हुआ है, यानी कि बहुत ही हाईली ट्रेन्ड आतंकवादी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में, एक अनुमान के मुताबिक 25 से 30 फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर, तो ये जो आंकड़ा आपने दिया ना अभी कि 25 से 30 आतंकवादी यहाँ पर इस इलाके में जो छिपे हो सकते हैं, और इसीलिए ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में इसमें समय कितना लग सकता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में शहीद जवानों के नाम सामने आ गए हैं। नायक बीरेंद्र सिंह शहीद हुए, नायक ड्राइवर करण कुमार शहीद हुए, राइफलमैन चंदन कुमार शहीद हुए, राइफलमैन संदीप कुमार शहीद हुए। तो ये वो 4 जवान हमारे जिन्होंने शहादत हासिल की है, उनके नाम सेना की तरफ से साझा कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। अजय बास्टू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जो 4 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम सेना की तरफ से साझा कर दिए गए हैं, और एक और सवाल जो मैंने बीच में पूछा था कि जो 3 जवान हमारे घायल हैं उनकी हालत कैसी है, उसको लेकर सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, उनका इलाज कहां चल रहा है, इस तरीके की क्या जानकारियां सामने आ रही हैं अजय? देखिए रोमाना, जो 3 जवान घायल हुए हैं उनका इलाज जो है पहले यहाँ पर उनको प्राथमिक चिकित्सा दी गई थी, फिर उन्हें यहाँ से रजौरी ले जाया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। और अभी मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी सेना के अधिकारियों से, उनका कि ये कहना है कि स्थिति में सुधार नहीं है, वो स्टेबल हैं, लेकिन हाँ लगातार उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो देखा जा रहा है। डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम देख रही है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें यहाँ से उधमपुर या जम्मू के मेडिकल हॉस्पिटल या फिर दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। डिपेंड करता है उनकी स्थिति में किस तरह से सुधार होता है, और उस पर फाइनल कॉल जो है वो डॉक्टर लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल उनका इलाज यहीं चल रहा है, और लगातार उन्हें जो है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हमला था और जिस तरह से हमने गाड़ियां देखी, जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी, तो वो काफ़ी बड़ा हमला है। लेकिन जो 3 लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टेबल बताए जा रहे हैं रोमाना, और उनका इलाज जो है यही चल रहा है। और कॉल ली जाएगी डॉक्टर्स द्वारा कि उन्हें अगर ज़्यादा बेहतर चिकित्सा की ज़रूरत होगी तो उन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। जी, आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, जरा आशीष से समझते हैं कि ये जो घात लगाकर कल हमला किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके के हथियारों से यह हमला किया गया, और उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है इन आतंकवादियों के बारे में जो छिपे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल चूहों की तरह इस इलाके में? देखिए, एक ऑपरेशन के दौरान एम्बुश का मतलब साफ है कि कोई बहुत स्नाइपर शॉट्स वगैरह नहीं मारे गए हैं, यानी कि एक ऑपरेशन चल रहा था। यानी कि आप ये मानिए दर्शकों को, अगर आसान भाषा में समझा सकूं, तो आर्मी के जवान अलग अलग टुकड़ियों में इन आतंकवादियों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तौर पर ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी। बस एक मौके वाली बात हो गई कि वहाँ पर जहाँ पर जो आतंकवादियों का गुट था वो वहाँ पर पहले से छुपे हुए थे, और उन्होंने इस तरह से आर्मी की 2 गाड़ियों को आता हुआ देखा और उस पर अटैक किया। तो जाहिर सी बात है कि एम्बुश, एक प्लेन एम्बुश की डायरेक्टली ही आतंकवादी ही पहला स्टेप लेते हैं, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। ये ऑपरेशन के दौरान उन आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा था और वहां पर कांटेक्ट हुआ है, और एक एम्बुश के तौर पर आतंकवादियों ने आर्मी के जवानों पर गोलियां चलाई। हाँ, जहां तक रही बात कि कौन सा ग्रुप है, क्या वो लश्कर तैयबा है, क्या वो जैश ए मोहम्मद है, इस पर फिलहाल आर्मी कुछ कहना नहीं चाहती। वो इसलिए क्योंकि इस तरह के 2-3
इंटेलिजेंस बेस्ड जो ग्रुप्स जी। हैं वो बेसिकली उनकी तलाश की जा रही है। तो इसीलिए कौन से वाले ग्रुप ने अटैक किया है, जब तक कम से कम उन्हें जीरो डाउन नहीं कर जी। लिया जाएगा, कॉर्नर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक नाम लेना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही है। इस तमाम जानकारी के लिए कर्नल दानवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादी हमला, 4 जवान शहीद हो गए हैं, 3 जवान घायल हैं। इस आतंकवादी हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। पहले आतंकवाद के लिए अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार बताते थे, अब तो अनुच्छेद 370 भी हट गया है, फिर भी आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पाया। सुनिए। 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज़ कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ डंडूरा पीट रहे हैं जी। टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। कुल मिलाकर सरकार पर निशाना साधते हुए आतंकवादी घटनाओं को लेकर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार राजौरी में जो हमला हुआ है जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं उस पर आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से कहा गया है ये रिपीट ऑफ पुलवामा है। संजय राउत कह रहे हैं अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ है। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही थी। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है ये। तो बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला संजय राउत की तरफ से। कह रहे हैं कि सरकार की मंशा संदिग्ध है। क्या एक बार फिर जवानों की शहादत पर वोट मांगने की तैयारी तो सरकार नहीं कर रही है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुश्ती से रेसलर साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर राजनीति गर्म है। इस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। साथियों, क्या मोदी सरकार को इस देश में एक भी महिला खिलाड़ी पहलवान नहीं मिली, कोई एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन सकता था, चुना जा सकता था? अगर यही आलम रहा तो इस देश की बेटियां और उनके अभिभावक, उनके माता पिता और परिवार किस पर विश्वास कर अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेंगे? यह अत्याचार साक्षी मलिक के साथ नहीं, यह अत्याचार विनेश फोगाट के साथ नहीं, यह अत्याचार विजेंदर बॉक्सर और इन जैसे अनेक काबिल खिलाड़ियों के साथ नहीं। यह अत्याचार, इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है, और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, मोदी सरकार चुप क्यों है? देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, देश की संसद अब किसान की बेटी, पहलवान बेटियों के अपमान पर चुप क्यों है? देश की राष्ट्रपति जो खुद एक महिला हैं, वो एक शब्द क्यों नहीं बोल रही? देश के प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? देश के लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? और देश का खेल जगत और उसकी नामी गिरामी हस्तियां वो चुप क्यों हैं? तो क्या मान लिया जाए कि अब इस देश में दबदबा, डर, भय और अन्याय ही न्यू इंडिया का नॉर्मल है? मैं मेरे साथी
विजेंद्र भाई से जो मन की भावनाएं गांव की सरल भाषा में हम लगातार बोलते हैं, उन्हें कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी देंगे और उसके बाद हम आपका सवाल लेंगे। थैंक यू भाई साहब, बहुत जल्दी आपने लोगों को समझा दिया कि क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इसके ऊपर। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। और जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेशली जो मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, सरकार ने न्याय नहीं किया पहलवान बेटियों के साथ। इसी को लेकर कटघरे में सरकार को खड़ी करती हुई कांग्रेस पार्टी को आप सुन रहे थे। देखिए, हुआ यह है कि गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव हुए उसके नतीजे आ गए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष संजय सिंह को चुन लिया गया और इसी नतीजे के बाद एक बार फिर से ये पहलवान जो लगातार विरोध कर रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर भी बैठे थे, उनका और कुश्ती संघ का विवाद खुलकर सामने आ गया। अप्रैल में तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका आरोप यह है कि साहब, ये जो संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है, ये तो एक तरीके से बृजभूषण शरण सिंह उन्हीं की कठपुतली के तौर पर है। तो नाराज होकर पहलवानों ने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बेहद भावुक अंदाज में कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। एक चैंपियन ने कुछ इस अंदाज में रिंग से विदाई ले ली। गला रुधा हुआ था, आंखें भीगी थीं, अपने न्याय की लड़ाई हारने का गम दिख रहा था। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले इन पहलवानों को उम्मीद थी कि उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो पहलवानों को तगड़ा शॉक लगा। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए, यानी एक तरह से कुश्ती संघ की कमान बृजभूषण शरण सिंह के हाथों में ही चली गई। जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भावुक साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। जो उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट समेत कई पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बृजभूषण से नाराज पहलवानों ने 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। 20 जनवरी को जांच का आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म हो गया था। मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अप्रैल को पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए। 7 जून को खेल मंत्री से मीटिंग के बाद पहलवानों ने धरना खत्म किया था। तब सरकार की तरफ से पहलवानों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया था। अब संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवान शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई। इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय
उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा। बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे मुझे लग रहा है जो। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर। हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। अप्रैल में शुरू हुआ पहलवानों का धरना जब खत्म हुआ था, तब रेसलर्स की शिकायत पर खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाले WFI को निलंबित कर दिया था। निष्पक्ष तरीके से WFI के चुनाव कराने की बात हुई थी। पहलवानों ने मांग की थी कि ब्रजभूषण के किसी करीबों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, लेकिन चुनाव में ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की पहलवान अनीता शिवराणा को हरा दिया। संजय ब्रजभूषण की कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। आने वाले बच्चों के भविष्य के ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद लड़ाई फिर वहीं पहुंच गई जहां अप्रैल 2023 में थी। पहलवान अब नए सिरे से लड़ाई का संकेत दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह कह रहे हैं कि ये कुश्ती की जीत है, राजनीति की वजह से विरोध हो रहा है। आगे हम लोग ओलंपिक की तैयारी कराएंगे, क्वालिफाइंग में बच्चों को तैयार करना है, यही संदेश है। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? जीत का श्रेय ब्रजभूषण शरण सिंह और देश के पहलवानों को। आरोप सब निराधार है, वो कोर्ट निर्धारित कर देगा। उसको कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट उसको निर्धारित कर देगा। अप्रैल में जब रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था, तब कई पार्टियां उनके समर्थन में आई थीं। साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद फिर माहौल सियासी हो चला है। कांग्रेस ने अपने एक सैंडल पर पोस्ट लिखकर साक्षी के आंसुओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इन आरोपों के बीच संजय सिंह की जीत के बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि दबदबा है और कायम रहेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। कुश्ती संघ के 15 में से 13 पदों पर ब्रजभूषण समर्थकों की जीत बताती है कि कुश्ती संघ पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। इस मजबूत पकड़ के खिलाफ पहलवान 2 बार धरना दे चुके हैं। तो फूलों की मालाओं से लदे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनकी तरफ से कहा गया दबदबा है और कायम रहेगा, और वहीं आंखों में आंसू लिए देश की बेटियां, मेडलिस्ट बेटियों का आरोप कि उनका मान नहीं रखा गया। इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें आई हैं उसको लेकर अब राहुल गांधी की तरफ से पहल की गई है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें जो फैसले लिए गए उन पर जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका होगी। साथ ही सीट शेयरिंग साझा कार्यक्रम पर जल्द से जल्द सार्थक कदम भी उठाए जाएंगे। तो नीतीश की नाराजगी की खबरें, और जिसके बाद अब खबर यह कि राहुल गांधी ने पहल की, नीतीश से फोन पर बात की, और फोन पर बात हुई क्या, ये जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है सीट शेयरिंग के रोड मैप को लेकर भी बात हुई है दोनों नेताओं के बीच। और इतना ही नहीं, बात तो यह भी हुई है कि साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठा लिए जाएंगे और इंडिया गठबंधन में नीतीश की अहम भूमिका रहेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। और ऐसे में सड़क पर इंडिया गठबंधन का पहला साझा शक्ति प्रदर्शन आज कह सकते हैं आप, जो देखने के लिए मिलेगा देश भर में। इंडिया गठबंधन में शामिल दल सड़क पर आज उतरने वाले हैं। मुद्दा संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन का है। हंगामे के कारण सांसदों का निलंबन जो हुआ, इंडिया गठबंधन इसको आवाज दबाने की कोशिश बता रही है सरकार की तरफ से, और इसी के खिलाफ आज देश भर में गठबंधन में शामिल दल
सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, संसद परिसर में रोज ऐसा ही नजारा दिखता है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसद और नेता कभी गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हैं तो कभी संसद परिसर में हंगामा करते हैं। इस हंगामे के पीछे मुद्दा है सांसदों का निलंबन। सदन में हंगामा करने के कारण अब तक इंडिया गठबंधन के सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ। लोकसभा से इंडिया गठबंधन के 100 सांसदों और राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के 46 सांसदों यानी दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सभी सांसदों पर सदन में हंगामा करने का आरोप है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज पूरे देश में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। करना तो उचित है और हम सारे यहाँ तो दिल्ली में जंतर मंतर में हम सारे होंगे, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं जनता से कि जब पार्लियामेंट को ऐसे चलाएंगे, जब आप विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहते तो आप हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए हम सब खड़े होंगे। देश में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। सवाल पूछने पे सस्पेंड किया जा रहा है। 150 MP सस्पेंड हैं। जनादेश का अपमान किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए। एक दिन में या 2 दिन में 150 सांसदों को आप बलि चढ़ाते हो? क्या ये लोकतंत्र है? हम संविधान बचाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं और जो संविधान के चौकीदार है वही चोरी में शामिल है। सांसद के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन के बहाने पहली बार इंडिया गठबंधन सड़क पर अपनी ताकत दिखाएगा। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के लिए ताकत दिखाने का यह पहला मौका है, इसलिए हर पार्टी ने अपने हिसाब से पूरी तैयारी की है। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। पटना में सुबह 11 बजे आयकर गोलंबर से प्रदर्शन मार्च की शुरुआत होगी। इस प्रदर्शन में बिहार RJD के मुखिया जगदानंद सिंह, बिहार JDU के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत बिहार के दिग्गज नेता शामिल होंगे। यूपी में प्रदर्शन की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक समाजवादी पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सड़क पर उतरेगा। तिरुवनंतपुरम में UDF नेता राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के बहाने TMC अपनी ताकत दिखाएगी तो पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। इस प्रदर्शन के बहाने इंडिया गठबंधन पार्टियों के बीच सड़क पर तालमेल दिखेगा। वही ये संदेश देने की कोशिश भी है कि गठबंधन के सांसदों को सस्पेंड कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। 150 MPs को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कैसे थी, इन सभी लोगों को निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं। अब कल को अगर कहीं पर किसी की आलोचना भी हो जाए, आज जो आदमी अपनी आलोचना सुनता कोई बड़ा हो। आगे का एजेंडा देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।